हमारी सरकार भ्रष्टाचार को ना तो बर्दाश्त करती है, ना किसी केस को छिपाती है, तुरंत कार्रवाई करती है। कि हाल ही में जो नौकरी भर्ती जो भ्रष्टाचार का मामला जो उजागर हुआ उसको लेकर विपक्ष लगातार आप पर हमलावर है। वही हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें, वो भी लगातार कह रहे हैं कि ये सूटकेस की सरकार है, लक्की करोड़ी की सरकार है। जांच के नाम पर जो है कुछ लोगों पर कार्रवाई करके पूरी की पूरी जांच को दबाना चाहती है। और विपक्ष ने तो इस किसान आंदोलन में भी पूरा साल कोशिश की कि जिस तरह से किसान आंदोलन उनके वक्त में हुए, उन्होंने किसानों को गोलियों से भूना, जान माल का नुकसान किया, किसानों की जान ली, कि ऐसी हालात हमारे वक्त में पैदा हो जाए, हमारी सरकार पर भी ऐलान चल लग जाए। बेईमानी और भ्रष्टाचार करने की एक्सपर्टाइज तो हमारे जो विपक्ष के नेता हैं या पुरानी सरकार के नेता हैं उन्हीं में है। अब वो किस तरह से हमारे ऊपर लांछन लगाते हैं हमारी समझ में नहीं आती। पहले हम बात करें डीएपी को लेके काफ़ी किसानों को मशक्कत करनी पड़ी। अब यूरिया को लेके भी जो है काफ़ी जगह लंबी लंबी लाइनें लग रही है। आखिर कहीं ना कहीं किसानों में शंका है कि इस बात का डर है कि उनको खाद पूर्ण रूप से मिल पाएगा या नहीं। पहली सरकारों की भर्ती किए वो लोग कोर्ट ने हटाया। हमारा भर्ती किया हुआ एक भी बच्चा कोर्ट ने नहीं हटाया। HPSC की जो घटना हुई किसने पकड़ी थी? हमने उसको पकड़ा, उसकी कार्रवाई की, FIR दर्ज की, उसको बर्खास्त भी कर दिया। पहली सरकारों में किसने ऐसी कार्रवाई की? सरकार ने किसानों को आश्वासन दिया, चाहे हम केस वापसी की बात करें या फिर मुआवजे की बात करें, आखिर कब तक इन सब चीज़ों पे काम हो जाएगा? केस वापसी का एक प्रक्रिया होती है। केस किस गंभीर केस हैं या कैसे केस हैं या कोर्ट में चले गए नहीं है। सरकार ने सभी उसमें एक प्रक्रिया शुरू कर दी है। डिप्टी कमिश्नर को बोल दिया है कि केसों की संख्या बताई जाए, कितने केस हैं, किस स्टेज पर हैं, कोर्ट में है या पुलिस के पास है, चालान पेश कर दिया नहीं कर दिया। 22 जिले हैं, 700 600 700 जगह खाद का वितरण होता है। किसी भी 700 600 में से 5 पॉइंट पे, 7 पॉइंट पे, 10 पॉइंट पे हो सकता है कि उस दिन यूरिया ना हो या कम हो, और वही लाइन लग जाती है और वही लाइन हाईलाइट होती है मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी। करीब 380 दिनों के बाद किसानों ने जो है अपना आंदोलन समाप्त कर दिया है। इसी मामले को लेकर हमारे साथ हरियाणा के कृषि एवं कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल जी। दलाल साहब, सरकार के आश्वासन के बाद जो है किसानों ने अपना आंदोलन जो है समाप्त कर दिया है, कैसे देखते हैं आप इसको? नहीं, मैं धन्यवाद अदा करता हूँ कि देश हित में फैसला हुआ है कि इतने लंबे आंदोलन के बाद जो किसान घर वापस गए हैं, तो इससे खासकर हमारे जो बहादुरगढ़ में नुकसान हुआ, उद्योगों का नुकसान हुआ, सोनीपत का नुकसान हुआ, बेरोजगारी लोगों में फैली, कारोबार दोबारा चल जाएंगे, टोल दोबारा चल जाएंगे, और किसानों के हित में जो भी कुछ हो सकेगा भारत सरकार पहले भी तैयार थी करने को, आगे भी तैयार रहेगी। सर, जैसे कि सरकार ने किसानों को आश्वासन दिया, चाहे हम केस वापसी की बात करें या फिर मुआवजे की बात करें, आखिर कब तक इन सब चीज़ों पे काम हो जाएगा? देखिए, ये तो मुआवजे की, हाँ, हमने पंजाब की तर्ज पे करी दी है। बिजली का मुद्दा पहले ही नहीं था, पराली का मुद्दा का है कि भी किसानों को सज़ा से मुक्त कर दी जाएगा, वो धारा हटा देंगे। और केस वापसी का एक प्रक्रिया होती है। केस किस गंभीर केस हैं या कैसे केस हैं या कोर्ट में चले गए नहीं है, तो सरकार ने सभी उसमें एक प्रक्रिया शुरू कर दी है। डिप्टी कमिश्नर को बोल दिया है कि केसों की संख्या बताई जाए, कितने केस हैं, किस स्टेज पर हैं, कोर्ट में है या पुलिस के पास है, चालान पेश कर दिया नहीं कर दिया। तो सारे सरकार जो कहती है कि गंभीरतापूर्वक विचार करके सब पे फैसला करेगी। जी, वहीं सर हम बात करें कि 2022 तक किसानों की आय दोगुनी हो जाएगी, ऐसा आपकी सरकार की तरफ से दावा भी था। वहीं हम बात करें कि कुछ दिनों बाद जो है 2022 आने वाला है, आखिर क्या कुछ उसको लेके आपकी तैयारी है? नहीं, इसलिए तो एक निरंतर प्रक्रिया है। 2014 में जब मोदी जी आए थे, तब से ही किसानों की आमदनी बढ़ाने के लिए उन्होंने काम शुरू किए थे। फसल बीमा योजना लेके आए, उसका भी बहुत सारे लोगों ने विरोध किया था। यूरिया की कालाबाजारी थी, उस पर नीम लेपन किया ताकि वो इधर उधर ना जाए। फसल बीमा योजना के अलावा जो है सिंचाई की योजनाएं बहुत सारी लेके आए, किसान सम्मान निधि लेके आए। फसलों के भाव जो है 2014 से लेकर अब तक 70% 80% को दोगुने तक कर दिए हैं। अच्छी बिजली उनको दी जा रही है। हरियाणा के अंदर तो पिछले 7 साल से बिजली के रेट बढ़े नहीं हैं। हमें जो यूरिया का रेट वही है जो 7 साल पहले था, DAP का रेट वही है जो 7 साल पहले था। और मोटे तौर पर जो है पिछले 7 साल में देखा जाए तो
किसान की आमदनी बढ़ी तो है, लेकिन समस्या ये है कि देश का 80% किसान जो है छोटा किसान है, 5 एकड़ से कम का किसान है। और हमारा जो सर्वे आता है भारत सरकार का या और भी, किसानों की जो आमदनी प्रति व्यक्ति आती है परिवार की, वो 27 रुपये, 28 रुपये, 30 रुपये आती है। तो पुरानी सरकारों की नीतियाँ जो थी उसका परिणाम यह है कि आज किसान कर्जे में है और इतनी कम आमदनी उसको हो पाती है। इसीलिए ये नीतियाँ बनाई थी, नए कानून लेके आए थे कि किसी तरह से इस छोटे किसान को इस दरिद्रता के चंगुल से निकाला जाए। और इसीलिए ये और बहुत सारी नीतियों के अलावा ये कृषि कानून भी लेके आए थे। अब ये वापस लिए हैं तो किसान संगठनों से, कृषि वैज्ञानिकों से, जो अर्थशास्त्री उनसे मिलके फिर चर्चा करके कि और क्या संभव है, हमारे जो अर्थतंत्र में जितनी हमारा सामर्थ्य है उसको देखते हुए और अच्छे फैसले लेंगे और किसानों के एक निरंतर जो प्रक्रिया है आमदनी बढ़ाने की उसमें काम करेंगे। हम पहले भी कर रहे हैं, तो अकेली परंपरागत फसल से किसान की आमदनी बढ़ना संभव नहीं है। सैचुरेशन आ चुकी है, गेहूँ धान की फसल तो उतनी होगी, तो फसलों का विविधीकरण करें, बागवानी की तरफ जाएं, फूलों की खेती करें, शहद का पालन करें, डेयरी की तरफ जाएं, मछली पालन करें। बहुत सारे कारोबार ऐसे हैं जो किसान के बच्चे अलग करके या कोई प्रोसेसिंग का काम करके अपनी आमदनी बढ़ा सकते हैं। सर, आपने खाद की बात की, पहले हम बात करें डीएपी को लेके काफ़ी किसानों को मशक्कत करनी पड़ी। अब यूरिया को लेके भी जो है काफ़ी जगह लंबी लंबी लाइनें लग रही है। आखिर कहीं ना कहीं किसानों में शंका है कि इस बात का डर है कि उनको खाद पूर्ण रूप से मिल पाएगा या नहीं। देखिए, एक चीज़ है कि ये कोरोना का साल था पिछला, सारे उद्योग धंधे व्यापार सब कुछ चौपट हो गया था, लॉकडाउन लगते रहते थे, दुनिया में बंदी थी, जो शिपिंग लाइन है उनके किराए भी 3-3 गुना हो गए और खाद हम बाहर से इंपोर्ट करते हैं। डीएपी हमारी जो बाहर से 1600-1700 रुपये का कट्टा आता था, 1200 का बेचते थे हम, वो बढ़ के 3200 रुपये का हो गया। उस पर भी उपलब्ध पूरी नहीं होती थी। लेकिन मैं धन्यवाद अदा करता हूँ हमारी केंद्रीय सरकार का कि उन्होंने हर तरह से प्रयत्न करके डीएपी उपलब्ध करवाई और बंटवाई। हरियाणा के अंदर जितनी डीएपी पिछले साल थी, कंज्यूम हुई थी, उससे ज़्यादा डीएपी इस साल दी है हमने। उससे ज़्यादा 10,000 मीट्रिक टन, लगभग 2 लाख बैग अतिरिक्त किसानों ने लिए हैं कि उनको लगा कम मिलेगी, ज़्यादा खरीद लिए। सो इसके अलावा एसएसपी के भी कम से कम 50,000 मीट्रिक टन, 500 मीट्रिक टन एसएसपी और एनपीके ये भी ज़्यादा लगी है। अब डीएपी की तो कोई ज़रूरत है नहीं, क्योंकि उसकी ज़रूरत का सीज़न चला गया। डीएपी बिजाई से पहले चाहिए। अब यूरिया की है, यूरिया की भी भाव अंतर्राष्ट्रीय मार्केट में बढ़े हुए हैं, क्योंकि गैस से बनता है, गैस के दाम बढ़ गए हैं। लेकिन उसी रेट पर हम किसानों को यूरिया उपलब्ध करा रहे हैं, 283-84 जो भी रेट है इसका। और पिछले जो साल 31 दिसंबर तक 7,92,000 मीट्रिक टन यूरिया की ज़रूरत पड़ी थी, जो किसानों ने कंज्यूम की थी। उससे ज़्यादा यूरिया हम 31 दिसंबर तक उपलब्ध करा देंगे। कल तक की तारीख में यूरिया जो है कोई 5,76,000 मीट्रिक टन किसानों ने कंज्यूम की थी। हम कल तक 6,11,000 मीट्रिक टन इस साल उपलब्ध करा चुके हैं। जो उसके बावजूद भी होता क्या है कि 22 ज़िले हैं, 700 जगह खाद का वितरण होता है। किसी भी 700-600 में से 5 पॉइंट पे, 7 पॉइंट पे, 10 पॉइंट पे हो सकता है कि उस दिन यूरिया ना हो या कम हो, और वही लाइन लग जाती है और वही लाइन हाईलाइट होती है मीडिया में भी, सोशल मीडिया में भी। लेकिन मैं किसान भाइयों से प्रार्थना करता हूँ कि अपनी ज़रूरत के हिसाब से लेते रहें। जनवरी, फरवरी, मार्च की यूरिया भी ना लें, कभी भी किसी भी वक्त कमी नहीं होने देंगे। आपको भरपूर मात्रा में यूरिया मिलेगी। मैंने पहले भी कहा था कि डीएपी आपको हर एक किसान को मिलेगी, वो मिली है। इसी तरह से यूरिया भी हर एक किसान को मिलेगी। आप चिंता ना करें, आपको खाद की कमी नहीं रहने देंगे।
वहीं सर आपके महकमे से अलग सवाल है मेरा, जैसे कि हाल ही में जो नौकरी भर्ती जो भ्रष्टाचार का मामला जो उजागर हुआ उसको लेकर विपक्ष लगातार आप पर हमलावर है। वहीं हम भूपेंद्र सिंह हुड्डा की बात करें वो भी लगातार कह रहे हैं कि ये सूटकेस की सरकार है, लक्की करोड़ी की सरकार है, जांच के नाम पर जो है कुछ लोगों पर कार्रवाई करके पूरी की पूरी जांच को दबाना चाहती है। देखिए, हमारी नीतियाँ, हमारे भर्ती का मामला, हमारी किसान हितैषी नीतियाँ, उनका फैसला करने वाले सही मायने में जनता है और जनता ही हमें आशीर्वाद देती है। जनता अच्छी तरह जानती है कि पहले की सरकारों में किस तरह से नेताओं के परिवार के लोग, पैसे वाले लोग, अमीर लोग, नेताओं के चहेते कार्यकर्ता, उनके बच्चे नालायक भी होते थे, 3rd डिग्री वाले होते थे, वो सारी नौकरियां हड़प लेते थे। गरीब का प्रतिभाशाली बच्चा, 1st डिवीज़न वाला, मेरिट वाला, वो रोता रह जाता था। हमारी सरकार में गरीब के बच्चे को नौकरी मिली है और प्रतिभा के दम पे मिली है। ये ज़रूर है कि इक्का दुक्का घटनाएं होती रहती हैं और उन घटनाओं को भी हम ही पकड़ते हैं। ये HPSC की जो घटना हुई किसने पकड़ी थी? हमने उसको पकड़ा, उसकी कार्रवाई की, FIR दर्ज की, उसको बर्खास्त भी कर दिया। पहली सरकारों में किसने ऐसी कार्रवाई की है? पहली सरकारों की भर्ती किए लोग, वो लोग कोर्ट ने हटाया। हमारा भर्ती किया हुआ एक भी बच्चा कोर्ट ने नहीं हटाया। वहाँ तो आपको पता है कि पुरानी सरकारों के जो भर्ती करने वाले लोग जेल भी काट के आए हैं। कांग्रेस के वक्त में भर्ती हुए लोग बहुत सारे सड़कों में फिर रहे हैं, कोई PTI है, कोई और है। तो ये बेकार के हो हल्ला करने का कोई फ़ायदा नहीं है। जनता सब देखती है और जनता को हमारी जो नीति है ईमानदारी से भर्ती करने की पसंद भी आई। वहीं सर हम हाल ही में कुलदीप बिश्नोई के बयान की बात करें, उनका जो बयान है, उन्होंने कहा कि जो BJP और JJP की सरकार जो है वो हरियाणा के इतिहास में सबसे भ्रष्ट और निकम्मी सरकार है। मैं समझता हूँ कि ये बेईमानी और भ्रष्टाचार करने की एक्सपर्टाइज तो हमारे जो विपक्ष के नेता हैं या पुरानी सरकार के नेता हैं उन्हीं में है। अब वो किस तरह से हमारे ऊपर लांछन लगाते हैं हमारी समझ में नहीं आती। हमारी सरकार भ्रष्टाचार को ना तो बर्दाश्त करती है, ना किसी केस को छिपाती है, तुरंत कार्रवाई करती है। वहीं सर 17 दिसंबर से जो है विधानसभा का सत्र भी शुरू होने वाला है। विपक्ष जो है लगातार कई मुद्दों को लेकर सरकार को घेरने का जो है वो कहीं ना कहीं प्लान भी बना रहा है। सरकार की आखिर क्या कुछ तैयारी है? हम तो हमेशा तैयार रहते हैं। जनता की ने जो हमें सेवा करने का मौका दिया है, सेवा करते रहते हैं, झुक के चलते हैं। और विपक्ष ने तो इस किसान आंदोलन में भी पूरा साल कोशिश की कि जिस तरह से किसान आंदोलन उनके वक्त में हुए, उन्होंने किसानों को गोलियों से भूना, जान माल का नुकसान किया, किसानों की जान ली, कि ऐसी हालात हमारे वक्त में पैदा हो जाए, हमारी सरकार पर भी ऐलान चल लग जाए। लेकिन पूरा साल हम बच के निकलते रहे, नरमी से करते रहे और हमने सब पुलिस बल को भी आदेश दे रखा था कि किसी भी सूरत में किसानों के ऊपर बल प्रयोग नहीं करना, हमने ये लांछन नहीं लगवाना। वहीं सर पिछले कुछ दिनों से जो है मंत्रिमंडल में विस्तार होगा, इस तरह की लगातार बाजार गर्म है चर्चाओं का, आखिर क्या कुछ कहेंगे? ये विषय तो मुख्यमंत्री जी का या बड़े नेतृत्व का है, इसमें मुझे कुछ नहीं कहना। जैसे भी ज़रूरत मुख्यमंत्री जी समझेंगे, जब भी समझेंगे, वो इसमें उनको अधिकार है, जब चाहें जैसे चाहें कर सकते हैं। वहीं सर मेरा अंतिम सवाल, वहीं किसानों के लिए, किसानों के हित के लिए आखिर क्या कुछ योजनाएं हैं जो आप लेकर आने वाले हैं? नहीं, हमारा तो लगातार प्रयत्न है कि हम किसान की आमदनी बढ़ाएं। उसके लिए हरियाणा में इतनी नीतियां हमने बढ़ाई है, चाहे वो फसल बीमा योजना हो, किसान को जोखिम से फ्री करना, चाहे किसान क्रेडिट कार्ड बनाना हो, पहले से डबल किया हमने, चाहे पशुधन क्रेडिट कार्ड है वो बनाया, किस गांवों में किसानों के लिए हरित स्टोर खुलाए ताकि उनके बच्चों को गांव में कोई दुकान खुल जाए, झींगा पालन का अलग से चित्र किया, दूध के उत्पादन के लिए अलग अलग स्कीम बना रहे हैं, शहद के लिए हम कोशिश कर रहे हैं जिसके पास ज़मीन नहीं है तो किसानों के बच्चे शहद का उत्पादन करके काम कर लें, मशरूम की खेती कर लें, मक्की की खेती कर लें, बागवानी करें, सब्जियां करें, फूलों की खेती करें। तो इस तरह की स्कीम बना करके, इंसेंटिव दे करके, हरियाणा जैसी स्कीम देश में कहीं भी नहीं है। हरियाणा किसान हितैषी प्रदेश है, किसान हितैषी काम करता रहता है और इस बात को किसान भाई मानते भी हैं।
लेकिन विपक्षी पार्टी के नेताओं को जो हम अच्छा काम कर रहे हैं उनको खलबली मची रहती है, उनको चिंता ये रहती है कि हम अच्छा काम क्यों कर रहे हैं। धन्यवाद सर। बिल्कुल, तो ये थे हमारे साथ हरियाणा के कृषि एवं कल्याण मंत्री जयप्रकाश दलाल, जिन्होंने किसान आंदोलन के साथ साथ तमाम मुद्दों के साथ जो है वो हमारे साथ बातचीत की। वीडियो जर्नलिस्ट विकास कुमार के साथ सुरेंद्र नयन, बिंदास, हरियाणा।